नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लगातार मंथन चल रहा है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, मंत्रिमंडल में किस तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्या क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, किस तरह के समीकरण को पूरी तरह से इसमें एक समान भाव रखते हुए योगी सरकार 2 की जो कार्यशैली होगी काम करने की, योगी सरकार 1 की कार्यशैली से बिल्कुल अलग दिखे जनता को। जनता के पास ढेर सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने वक्त, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस वक्त जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, उन वादों पर जनता ने भरोसा करके बीजेपी सरकार को दोबारा, योगी सरकार को दोबारा मौका दिया है। तो सरकार के पास बड़ी चुनौती है अपने वादे को पूरा करने की, उन वादों को पूरा करने की जिसे त्वरित, बहुत अधिक समय गंवाए बिना बहुत ही त्वरित तरीके से उस पर काम करना होगा। ऐसे कई फैसले हैं। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार में दरअसल किस तरह की खास बातों का ध्यान रखा जाएगा। कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में योगी सरकार फिर से तैयार। डबल इंजन की सरकार में क्या होगा खास? जनता को सौगातों से क्या भर देगी सरकार? योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो जाएगा। सूबे को फिर से योगी सरकार मिल जाएगा। मंत्रिमंडल में यूपी के हर क्षेत्र का भी बराबर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। लेकिन जनता को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार योगी सरकार और भी ज्यादा करीब होगी। चुनाव से पहले लोगों से कई वादे किए थे, अब उसे पूरा करने का वक्त भी आ गया है। तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हर वादे को पूरा करने की कोशिश में योगी सरकार होगी। जैसे होली पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर, 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना, किसानों को सोलर पंप प्रदान करना, सभी गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने पर फोकस, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 25,000 रुपए तक मदद, गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा, 1,000 करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टॉयलेट शुरू किया जाएगा, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाना, सभी सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाना, 3,000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किया जाएगा, हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, सभी सरकारी रिक्तियों को भरा जाएगा, 2 करोड़ टैबलेट लैपटॉप युवाओं को मुफ्त में दिया जाएगा, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी। यूपी में योगी सरकार 2 से सभी की उम्मीदें ज्यादा है। योगी मंत्रिमंडल से भी योगी सरकार के इरादे का पता चल जाएगा। मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी जगह, किसे करना होगा इंतजार, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तय है, यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद विपक्ष पूरी तरह से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मंत्रिमंडल कैसा होगा, किसे जगह मिलेगी, किसे इंतजार करना होगा, कई ऐसे सवाल हैं।
साथ ही साथ जनता की उम्मीदों पर किस तरह से योगी सरकार खरी उतर पाएगी, क्या है उसके पास एक्शन प्लान, और साथ ही साथ किस तरह की चुनौतियां हैं। क्या माना जाए कि 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है तो 2024 के लिए रास्ता आसान हो गया, उसकी राह आसान हो गई। ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके लिए बाकायदा इस वक्त सियासी गलियारों में इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार के गठन की। बीजेपी ने बहुत ही शानदार प्रचंड जीत हासिल करते हुए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और बाकायदा पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के लिए। जब तक सीएम का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक पर्यवेक्षकों के लिए एक बड़ा काम वहां पर दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। तो योगी सरकार जनता के लिए जो एक्शन प्लान जो है योगी सरकार के पास किस तरह का होगा, क्योंकि बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारे संकल्प किए गए, तमाम संकल्पों को पूरा करने की एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के पास। एक के बाद एक, चाहे महिलाओं के लिए वादे हों, किसानों के लिए वादे हों, युवाओं के लिए वादे हों, ये तमाम ऐसे वादे हैं जिन पर योगी सरकार की तरफ से खास तौर पर चुनाव प्रचार के दरमियान, उससे पहले जो बाकायदा मैनिफेस्टो जारी किया गया था, संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसमें उन वादों का जिक्र किया गया था और इन्हीं वादों पर जनता ने पूरी तरह से अपना भरोसा जताते हुए जनता ने योगी सरकार को एक बार फिर से मौका दिया है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। तो बड़ी चुनौती होगी सरकार के पास, योगी सरकार के पास कि अपने तमाम वादों पर कैसे खरे उतर पाएगी। वादे एक नहीं बल्कि कई ऐसे वादे हैं जिस पर योगी सरकार को बहुत ही अलग तरीके से एक एक्शन प्लान बना करके सारे वादों को पूरा करना होगा। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप दुबे, आपका स्वागत है। महेश आर्या प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश आर्या जी, आपका स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी जी, आपका स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले उपाध्याय जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। चलिए सर, आप खूब हम लोग चर्चा किए कि पता नहीं कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, क्या होगा। फाइनली पूरी तरह से नतीजा सामने है। एक बार फिर से योगी सरकार दोबारा काम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, मंत्रिमंडल कैसा होगा? क्या पहले योगी सरकार अगर 1 की बात करें तो उस मंत्रिमंडल के हिसाब से अगर कंपेयर करने की कोशिश करें कुछ अलग तरह का मंत्रिमंडल होगा? जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा करने की कितनी बड़ी चुनौती होगी योगी सरकार के पास? बताइए सर, उपाध्याय जी। देखिए गौरीशंकर, चुनौतियां बड़ी हैं, जीतने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा कैमरा ठीक, आरबी उपाध्याय जी थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लें आप। हाँ, क्योंकि सिर्फ आपका ना चश्मा दिख रहा है। अब थोड़ा सा सही दिखा। ठीक है सर, बोलिए। और करूं? अब सही है, अब बोलिए आप। तो देखिए, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो उनका निर्वहन किस तरह से हो, और उसी के लिए मंत्रिमंडल बनाया जाता है। कोई भी अकेला व्यक्ति सरकार चलाकर या संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो भी हम कहते हैं उसको पूरा नहीं कर सकता। एक सीएम एक फेस होता है, जैसे एक फौज का कमांडर होता है, उस तरीके से। और देखिए, आर्थिक हालात किसी से छुपे नहीं है। कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से आर्थिक हालात या आर्थिक स्थिति चरमराई है और वैश्विक स्तर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध ने जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाए हैं, उससे महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। सही बात है। मैं नहीं समझता हूं कि उस पर कोई अंकुश लगा पाएगा। कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन कोई ये उम्मीद करे कि भाई नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी, वो बेईमानी होगा। और देखिए, 2024 का प्रेशर योगी जी के ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर रहेगा। जो संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं, अगर वो वायदे पूरे नहीं होते तो उसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा 2024 में। तो 2024 में नेगेटिव जा सकता है। इसलिए सरकार की पूरी कवायद होगी, पूरी कोशिश होगी कि वो जो भी संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं, पूरी तरह से नहीं तो आंशिक तौर पर पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि भी सरकार ने काम किया है और सरकार काम कर रही है।
चलिए लेकिन बिल्कुल उन बिल्कुल सब उपाध्याय जी, मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो मिल चुका उपाध्याय जी। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि दोबारा मौका, और वो भी खींच तीर करके मौका जनता ने नहीं दिया, बल्कि शानदार और प्रचंड जीत बीजेपी के खाते में जनता की तरफ से डाल दिया गया। चुनौतियां हैं, नो डाउट चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि अभी अगर पूरे वैश्विक परिदृश्य को भी देखें तो इस तरह की चुनौतियों से हम आप जूझ रहे हैं। माने ना माने, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका असर तो पड़ेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे, उस पर हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, और उसका सीधा जो असर पड़ता है वो महंगाई पर ही पड़ता है, रोजगार पर पड़ता है। तमाम ऐसे सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार, हम इसीलिए चुनते हैं गौरी शंकर जी, विषम परिस्थितियों में वो मान लीजिए महंगाई बढ़ने वाली है हाँ। या युद्ध हो गया तो किस तरीके से मैनेज करेगी और जनता को तकलीफ कम से कम हो, इसलिए सरकारें चुनी जाती। हाँ, चलिए मैं संदीप दुबे के पास आ रहा हूँ। संदीप दुबे जी, मंत्रिमंडल कैसा देख पा रहे हैं? क्या कुछ खास अलग करेंगे आप लोग कि मंत्रिमंडल का आकार भी अच्छा दिखे और मंत्रिमंडल साकार भी लगे? आकार ही नहीं बल्कि साकार लगे, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए साकार हो। वो जनता को देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसे मंत्री बना रहे हैं, किसे मंत्री नहीं बना रहे हैं। जनता को लेकिन एक फर्क जरूर पड़ता है कि आपने जो वादे किए हैं उस पर फला मंत्री जी ने वो काम पूरा किया या नहीं किया। नहीं किया तो शिकायत भी होती है। तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या है एक्शन प्लान आप लोग का मंत्रिमंडल को लेकर के, और साथ ही साथ जनता की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे आप लोग? गौरीशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवाद के सब सिद्धांतों पे काम करेगी। हाँ। मैं साफ साफ कहता हूँ, इदम राष्ट्रम इदम मम, यानी राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरा तन मन के लिए जीवन राष्ट्र के लिए सर्वोपरि समर्पित है। जिस तरह जनता ने तरीके से जनता ने जिस तरह से बहुमत दिया है, जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, उस प्यार को वापस अपने कामों के माध्यम से हम लौटाएंगे। और हमने जो जो वादे किए, जो जनता के बीच जाके अपनी बातें रखी है, उन सभी बातों को पूरा करेंगे। लोक कल्याण जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को हम धरा पे उतारेंगे और कोशिश होगी कि विपक्ष को भी साथ लेके चले, सभी का साथ सबका विश्वास कायम रहे, सरकार सबकी हो। आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही संदीप दुबे, कुछ प्रॉब्लम है आपके ऑडियो में, ठीक कीजिए थोड़ा सा उसको। ये बराबर प्रॉब्लम रहती है आपके उधर से। मैं मतलब ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि आपकी तरफ से कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम बराबर रहती है। उसको ठीक कर लीजिए, या फिर फ़ोन पे बात करते हैं आपसे। थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ आपके पास। महेश आर्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। महेश जी, मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि समाजवादी पार्टी तो बहुत वादे कर रही थी, बहुत दावे कर रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, आप लोग चुनावी मैदान से बाहर हो गए। इसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। चुनाव में जो हारने वाला होता है वो भी महारथी ही होता है ना? महारथी है। महारथियों की ताकत और उसके सामर्थ्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं उठा भी नहीं रहा हूँ। लेकिन अब एक बात बताइए, विपक्ष तो अच्छा हो गए, आप लोग स्ट्रांग विपक्ष हैं। क्या सरकार की तरफ से जो बाकायदा वादे किए गए हैं, इन वादों पर सरकार सक्षम हो, पूरी तरह से खरा उतरे, आप लोग साथ देंगे सरकार का? या फिर हर मुद्दे पर सरकार, चाहे सदन हो, सड़क हो, हर जगह सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, सरकार को काम ही नहीं करने देंगे? बताइए जरा। सबसे पहले तो मैं होली के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, आपके सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जी। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को जो सरकार बनाने जा रही है और जनता को जो वादे कर रही है, उनको भी, योगी जी को भी बधाई देता हूं। कि उम्मीद करता हूं कि वो सरकार को जनहित के हिसाब से चलाएं। रही बात यह कि भाई जनता ने, मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि हमारी पार्टी को उन्होंने मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए हमको मैंडेट दिया है। तो हम जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के जो ये इन्होंने संकल्प दिया है, संकल्प पत्र दिया है या मैनिफेस्टो दिया है, वादे किए हैं, तो उसको भी पूरा कराने के लिहाज से हम लोग जनता के पूरा समर्थन में खड़े रहेंगे। उनके साथ हाउस में भी उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, रक्षा के लिए करेंगे। और ये हार जीत का तो सबब विषय यही है, लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि उसमें एक पक्ष विपक्ष जो है, दो पहलवान लड़ते हैं तो एक जीतता है, एक हारता है। निश्चित रूप से हम लोग जो है 2.5 गुना से ज्यादा सीट जीत के आए। पिछली बार हमारी 47 सीट थी, अब की बार हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है और 2.5 गुना से ज्यादा हमने सीटें भी हासिल की है। और मजबूत विपक्ष के रूप में हाउस में हम जनता समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां होंगी,
तो क्या आर्या साहब एक बात बताएं, तो क्या आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है कि बीजेपी को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, इसी तरह से जब भी चुनाव होगा तो थोड़ा सा प्रदर्शन हम लोग बेहतर करेंगे, फिर कभी डाउन हो जाएगा, कभी मतलब ये सेंसेक्स की तरह होगा कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इस पर जो अब क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और सरकार नई 18वीं विधानसभा गठन होने जा रहा है। अब उसमें जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके चैनलों के माध्यम से 2024 में रोक पाएंगे आप लोग? जनता ने, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से जो चैनल को उस पर जाने व्यर्थ है, क्योंकि उचित नहीं होगा, वो समय निकल गया है। जिस पे हम लोगों ने डिबेटें की है कि जिस तरीके से जनता का जनादेश अब सबको स्वीकार करना होगा। तो मुझे बताइए, बड़े चैनलों ने, मुझे बताइए महेश आर्या जी, मुझे बताइए 2024, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ कि 2022 का चुनाव खत्म हुआ, जो जीता जो हारा वो ठीक है, अपनी जगह पर दोनों चीजें अच्छी है, लेकिन तुरंत 2 साल के बाद फिर मौका मिल रहा है 2024। तो 2024 के लिए समाजवादी पार्टी कुछ अलग तरीके से खुद को खड़ा कर पाएगी। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या एक्शन प्लान होगा, क्योंकि बीजेपी को आप नहीं रोक पाओगे तो कुछ भी कर लो आप, फिर वही बात कहोगे 2024 में अब ये सब बातें करना ठीक नहीं है, चुनाव खत्म हो गया है, हम लोग हार गए हैं, बीजेपी जीत गई है। लेकिन मुझे समझ में तो आए, जनता को समझ में आएगी कुछ है एक्शन प्लान इन लोग का, तभी इस तरह जब इस तरह की बात करें। बोलिए सर। खड़ा करेंगे। हाँ। आपके मीडिया के जो लिए एक नाम इसीलिए दिया गया है जनता में कि गोदी मीडिया, इस तरह की पहले से परसेप्शन खड़ा कर देना ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र का अगर आपको मालूम है तो आपको पता है कि हार जीत तो रहती है, लेकिन रही बात अच्छा एक बात बताइए महेश आर्या जी, मैंने एक मिनट मैं आपत्ति करता हूँ, मैं एक शब्द में आपत्ति कर रहा हूँ आपसे मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया कि आपको गोदी मीडिया लगने लगा? एक बात कही है, अभी आपने एक बात कही है, हाँ। 2024 के लिए पूरा वाक ओवर देने की बात कही है बीजेपी के लिए। तो ये तो पहले ठीक नहीं है ना, क्योंकि अभी तो समय, अभी तो काफी समय है, अभी नई सरकार रहना चाहिए और जनता तो उसको भी असेसमेंट करती है, क्योंकि नेता, नियत और उसकी नीति, तो समाज तो एक मिनट बताइए, समाजवादी पार्टी की गोदी मीडिया नहीं बैठता है क्या? आपकी गोदी में मीडिया नहीं बैठता है, इसीलिए गोदी मीडिया कहने की आदत पड़ गई आप लोगों? जो जन समर्थन, कुछ ही बोलते हो भाई साहब, है ना, कुछ ही बोलते हो। एक तो मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका सीधा आंसर नहीं देते हो। सीधा एक कहा जाता है ना, रस्सी देखे हैं भाई साहब, रस्सी देखे हैं। मैं आपसे, पता है, मैं आपसे उलझना नहीं चाह रहा, मुझे लग रहा था कोई अच्छी बातें करूंगा। रस्सी देखे, रस्सी को जला दिया जाता है और उसके बाद उसकी ऐंठन होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। आप लोग आत्ममंथन क्यों नहीं करते हो भाई साहब? नहीं, देखिए, ऊपर से गोदी मीडिया, फला मीडिया, पता नहीं कौन कौन मीडिया आप लोग। मैंने ऐसा कोई सवाल किया महेश आर्या से कि वो गोदी मीडिया जैसे शब्द का उच्चारण करें डिबेट में बैठ करके? मैं तो इतना प्यार से पूछ रहा हूँ कि 2024 आपके लिए है ना भाई साहब? सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बड़े आप जैसे चैनलों के जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जो ये यूट्यूब चैनल खड़े किए हैं, उनमें भी उनका असेसमेंट है। क्यों आप लोग भरोसा क्यों करते हो उस पर? भरोसा मत करो, मेरा दिया हुआ नाम नहीं है, भरोसा मत करो। जनता में पब्लिक पे जो सही पत्रकार होता है ना, उस तरह की बात नहीं करता। चलिए मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिबेट को बड़ा संतुलित रखें। मुझे समाजवादी पार्टी, मैं तो कह रहा हूं ना, तो समाजवादी पार्टी से ना कांग्रेस से, मैं तो यहां तक कहा कि जीत और हार अपनी जगह है, जो हारता है वो भी महारथी है, उसके सामर्थ्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। स्वीकार किया हाँ, मैं आपके सामर्थ्य पे सवाल, इसलिए 2024 का एक्शन प्लान पूछ रहा था आपसे, लेकिन आपने गोदी मीडिया की तरफ चले गए। एक्शन प्लान बताना हो, अभी ठीक है, बहुत जल्दी है, अभी निराशा से आप लोग गुजर रहे हैं, हताशा से गुजर रहे हैं, आत्ममंथन करना होगा, इसलिए 2024 के लिए एक्शन प्लान नहीं होगा। लेकिन मैं तो पूछता रहूंगा ना सवाल कि 2024 का एक्शन प्लान क्या है समाजवादी पार्टी के पास? क्यों हताशा, क्यों निराशा है? हमने 2.5 गुना सीट हासिल किया है, हमने 1.5 गुना से ज्यादा वोट पर इख्तियार हासिल किया है। चलिए अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा महेश आर्या जी, मुझे अच्छा लगा कि सत्ता में नहीं आने के बाद भी आप लोग हताश नहीं है, निराश नहीं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अभिमन्यु त्यागी के पास आते हैं। अभिमन्यु त्यागी, गौरी शंकर, अगर सत्ता पक्ष को जनता ने प्यार दिया है तो विपक्ष को भी उतना ही प्यार दिया है। यानी विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष दिया है जनता ने। तो जनता ने प्यार ये नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष को दिया है, विपक्ष को भी उतना ही प्यार दिया है जिससे मजबूती के साथ वो खड़ा रह सके। चलिए यही बात मैं पूछ रहा था, यही बात उनको बोलना भी चाहिए था। मैं तो खुद पहले ही बोला कि आप लोग मजबूत विपक्ष हो, बहुत अच्छी बात है।
जनता ने कितनी भरपूर प्यार दिया है। कितनी तारतम्यता सरकार के क्रियाकलाप कार्यशैली से आप लोग लगा कर रखेंगे, या सड़क से सदन तक बस हंगामा ही करते हैं, ये काम नहीं होता रहेगा। चलिए अभिमन्यु त्यागी साहब, मैं थोड़े आज पूछूंगा ये सवाल कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने खूब दावे वादे करके और चुनाव हार के चली गई। अब तो शायद मीडिया से मुखातिब नहीं हो रही हैं, लेकिन आपके साहस की बात है अभिमन्यु त्यागी कि आप बैठे हुए हैं और डिबेट में आप आए हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर के इस सब सवालों का जवाब ही देते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल जैसा भी होगा, कांग्रेस पार्टी को क्या मतलब? मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को क्या मतलब? अब योगी सरकार जनता के वादों पर खरी उतरे ना उतरे, क्या फर्क पड़ता है? 2 सीट वाली पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा बहुत प्रियंका गांधी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया था, क्या वो बचेगा या खत्म हो जाएगा? जी, सबसे पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को मैं नमस्कार, जय हिंद करता हूँ। जी जी। देखिए, आपकी जो बातें हैं, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया नहीं है, जो हारता है उस पे सवाल बहुत होते हैं। नहीं, कहाँ सवाल उठा रहा हूँ भाई साहब, मैं तो और सांत्वना दे रहा हूँ, कोई सवाल नहीं। जी 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 जी, लेकिन कोई सवाल नहीं सबसे उठा पहले कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। हाँ। और मजबूत लोकतंत्र का आधार भी ये है। तो जो जीते हुए सभी व्यक्ति हैं उन सबको शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो भाजपा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए, अपना बताइए। हाँ, कांग्रेस पार्टी जनता के जो मुद्दे थे उस आधार पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन व्यापक प्रचार तंत्र के सारे भावनात्मक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जनता को ले गई। ये सबके सामने है, भाजपा जीत गई है। कांग्रेस पार्टी भाई साहब, आप लोग रणनीति बहुत कब कमजोर सुधार रही है। करोगे अपने आप में? कब सुधार करोगे? मैं सुधार इसी तो बारे में कीजिए बात भाई कर रहा साहब। आत्ममंथन, ईमानदारी से भी आत्ममंथन करने की कोई चीज होती है। अब बीजेपी कैसे जीत गई इस पर आप आत्ममंथन कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे हार गए इस पर आत्ममंथन ही नहीं चल रहा है आप लोग का। बीजेपी इसलिए जीत गई, मतलब ये तो बड़ा अजीब तरह की बात है ना कि बीजेपी ने झूठ फैलाया, भाव विभोर कर दिया लोगों को, भावना के आधार पर बीजेपी ने एक ऐसा माहौल तैयार किया कि जनता ने वोट कर दिया। क्या मतलब आज के समय में लोकतंत्र में, जहां पर हर लोग पढ़ा लिखा है और लोकतांत्रिक अगर हैसियत की बात करें तो है ना, 18-19 साल का जो लड़की आजकल जो होती है ना, उनसे ही पूछिए किसको वोट करेंगे, किस आधार पे करेंगे, बहुत अच्छे से आपको लेक्चर दे देंगे वो। ये सब बात मत बोलिए, ये सब कांग्रेस पार्टी की कमजोरी दिखाई देती है। मुझे रोड मैप बताइए, आगे बचेंगे, अस्तित्व बचेगा आपका या खत्म होने वाला है? ये सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में। देखिए, इसी चीज की समीक्षा और मंथन होने जा रही है। ठीक है, अच्छी बात संगठन है। पर काम होने की बात कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा भी आ रही है बात, जो सब मीडिया भी चाहती है मजबूत विपक्ष को। देखिए, हमने एक काम जरूर किया कि जो जनता के आधारित जो मुद्दे थे उन सबको जिंदा रखा। जो हिंदू मुसलमान पे जो चुनाव चल रहा था, आखिरी पे मुद्दे आधारित चुनाव जो हो गया था, उसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी की मुहिम को कामयाबी मिली। कहाँ कामयाबी मिली भाई साहब? क्या बेकार, मतलब कहाँ रहते हो आप लोग? मुंगेरी लाल के हसीन से अपने सही बोलते हैं आप लोग। छुट्टा जानवर का मुद्दा कौन सा कामयाबी मिल गया आपको? बस आपको उत्तर, अब मुझे बोलने पे मजबूर मत करो, मुझे बोलने, आपको बस इतना ही सफलता मिला है उत्तर प्रदेश में। सुनिए भाई त्यागी, सुनिए त्यागी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बस इतनी सफलता मिली है कि बीएसपी से 1 सीट ज्यादा लाई है ना। उस हिसाब से बीएसपी से आपका प्रदर्शन जो है 100% ज्यादा है। और क्या आपने कामयाबी दिखा दी? प्रियंका गांधी का एकदम चमत्कार हो गया, प्रियंका गांधी का मैजिक चल गया। क्या ये सब सब जवाब देख रहे हो? नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा आप लोग का। सही बता रहे हैं तो मैं कुछ बोलूंगा, तो मैं कुछ बोलूं, सही बोलो ना भाई साहब। मतलब ऐसा लगे ना कि हम भी जनता से मुखातिब होते हैं। जनता कम से कम आपको अच्छे तरीके से ऐसे बोलिए। आप के बीच में मीडिया दिखा रही थी, देखिए हम तो कहीं भी नहीं थे चुनाव में, हमसे तो बहुत सवाल आपने करे हैं। तो पहले तो बहुत बोल रहे थे 70 सीट लाएंगे। चलिए ठीक है, संदीप दुबे के पास आ रहे हैं। एक सवाल रुके, हो गया। संदीप दुबे जी बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठीक है, अभी समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी वाले, तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, बोलते रहो तुम लोग, कोई जनता को जो करना था कर दिया। मंत्रिमंडल कैसा होगा ये थोड़ा सा बताइए। क्या है रोड मैप, क्या एक्शन प्लान है बीजेपी का? वैसे देखिए, बहुत कुछ आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन ढेर सारे वादे आप लोगों ने कर दिए। शंकर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैंने पहले भी आपके सिद्धांत पे करती है, इदम राष्ट्राय इदम मम, यानी मेरा तन
धन और जीवन राष्ट्र को समर्पित है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारा जीवन वंदे मातरम के नाम पे दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास किया और उस विश्वास में खरा उतरना हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। हमने जो भी वादे की, कोई ऐसा वादा नहीं है, कोई ऐसा संकल्प पत्र नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। हमने पहले भी जो जितने वादे किए हमने कहा है हमें राम मंदिर बनाएंगे। हम आगे भारतीय विपक्ष चिल्लाता रहा कि कैसे होगा, कांग्रेस चिल्लाती थी, कई प्रकार के भी चिल्लाते थे कि झूठ बोलते हो, राम मंदिर तो बनाओगे, तारीख नहीं बताओ। वो भी हमने पूरा किया, राम मंदिर भी बनना शुरू हो गया। हमने काशीनाथ कॉरिडोर बेहतर काम करके बनाया, तो आदर्श रखा है शुरू में। और अभी जो हमने कहा है सबसे बड़ा काम है, हम करप्शन पे काम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि संदीप दुबे के पास भी बहुत जानकारी नहीं होगी कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, किस तरह के लोगों को उसमें रखा जाएगा, किसे जगह मिलेगी, किसे इंतजार करना होगा, जो वादे जो किए गए हैं, जो संकल्प पत्र के वादे हैं, उसे सरकार कैसे पूरा करेगी। तमाम जो चीज़ें हैं, इसके लिए एक बड़ा रोड मैप, बड़ा एक्शन प्लान की ज़रूरत है और समय रहते सरकार की तरफ से किया जाना बेहद ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जनता इस उम्मीद के सहारे बहुत समय तक इंतजार नहीं कर पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तमाम मेहमान बने हुए हमारे साथ। चले, ब्रेक के बाद स्वागत है। सौगातों से भरी होगी योगी सरकार 2, क्योंकि वादे ढेर सारे किए गए हैं। संकल्प पत्र हो या फिर चुनावी मंचों से ढेर सारे वादे किए गए। जनता ने आंख मूंद कर कहें या आंख खोल कर कहें, भरोसा करते हुए एक बार फिर से योगी सरकार को मौका दिया है। किस तरह का एक्शन प्लान है, क्या चुनौतियां हैं, इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी के पास इस वक्त चलते हैं। आरबी उपाध्याय जी, एक बात बताएं, क्या इतने ढेर सारे वादे हैं, संकल्प पत्र के वादे, चुनावी मंचों से वादे, ढेर सारे ऐसे वादे किए जा रहे थे, दिमाग में, जहन में एक सवाल उठता था कि इतने ढेर सारे वादे आखिरकार जनता सरकार कैसे पूरा कर पाएगी? क्या इसका एक्शन प्लान हो सकता है? क्या लगता है आपको आरबी उपाध्याय जी, बताइए जरा। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कि सरकार नहीं कर सकती। सरकार होती है, उसके पास अधिकार होते हैं, उसके पास साधन होते हैं। इच्छा शक्ति मेन है। अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ संभव है और मैं उम्मीद करता हूं। तो क्या उपाध्याय जी, आपको लगता है कि योगी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदर वो इच्छा शक्ति है जिसका उन्होंने बाकायदा 5 साल में दिखाया, अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को या पॉलिटिकल विल को दिखाया और जिसके आधार पर जनता ने भरोसा किया? उस पॉलिटिकल विल को आप देख पाते हैं कि उसके आधार पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का विकास होगा? देखिए, बिल्कुल, अगर जनता की अदालत का फैसला है और जनता ने विश्वास किया है तो मैं जनता को निराश नहीं कर सकता और न मेरा वो अधिकार क्षेत्र है कि मैं जनता ने जो भरोसा जताया है उसको मैं नकार दूं। ये बात अलग है कि 2017 से 2022 में विश्वास कम हुआ है, जो सीटों में परिलक्षित होता है कि सीटें 2017 से 2022 में कम हुई हैं। मुझे ये भी दिखता है कि विपक्ष जहां छिन्न भिन्न था, मजबूत नहीं था, तो जनता ने विपक्ष को मजबूत किया है 43 सीट से, और यहां तक विपक्ष को एक भरपूर प्यार देके मजबूती के साथ खड़ा किया है, जो सरकार के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। दूसरी बात, देखिए, 2024 का जो इलेक्शन है वो प्रेशर है, वो प्रेशर सरकार के ऊपर बना रहेगा। तो सरकार की प्राथमिकता होगी डू एंड डाई, करो या मरो। यानी बिल्कुल जो हमने कहा है वो ठीक है, अच्छा है, सारा 2 साल में पालन हो जाए वो तो संभव नहीं है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश होगी कि 2024 से पहले योजनाओं को अमली जामा या मूर्त रूप पहनाया जाए। दूसरा, मंत्रिमंडल का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री को होता है कि वो सबसे, जो भी सीनियर लीडर हैं, पार्टी आला कमान है, उन सबसे डिस्कस करे और फाइनली मंत्रिमंडल का गठन करे। लेकिन देखा जाता है उसमें मेन आधार जातीय आधार होता है, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व देना है, किस जाति के कितने एमएलए हैं। तो जातीय आधार आजकल सभी पॉलिटिकल पार्टियों में मेन हो गया है, क्योंकि जाति के नाम पर टिकट बंटते हैं,
जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जाति के नाम पर कैंडिडेट जीतता है, तो जातीय आधार मुख्य माना जाता है। दूसरा पैरामीटर बाद में आता है कि कौन कितने वोट से, बहुत बम्पर वोट से मान लीजिए जीता है तो उसका अधिकार बनता है। चलिए ठीक है, कि मतलब अभी हम लोग भी हड़बड़ी ही कर रहे हैं। एक्शन प्लान अभी समझना आसान भी नहीं है सरकार का। पहले मंत्रिमंडल स्थापित हो जाए, मंत्रिमंडल में किसको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, अभी तो यही बहुत बड़ा सवाल है कि इस बार का मंत्रिमंडल कैसा होगा। जब आपको पता है कि भी द्विवेदी जी को नहीं पता होगा और खासकर प्रवक्ताओं से ये चीजें शेयर नहीं की जाती, तो मेरे ख्याल से प्रश्न पूछना भी बेमानी लगता है। अच्छा, लेकिन दूसरा देखिए, एक मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अस्तित्व तो कभी किसी का खत्म नहीं होता। सही बात है। बीजेपी की भी 2 सीटें थी, 2 सीटें और यहाँ सत्ता में, और बीएसपी सत्ता में थी, मायावती मुख्यमंत्री रही है इसी प्रदेश की। आज अगर 1 सीट है तो ये हम कह दें कि बीएसपी खत्म हो गई, ये हमारी भूल होगी। ठीक है सर, ये भूल लगी रहती है। हाँ, भूल सीटें कम ज्यादा होती हैं। एक भूल इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता के मिजाज को बहुत समय तक आप बांधे रख सकते हैं। उस आधार पे कोई भी भूल जो है ना, वो बड़ी भूल हो सकती है इस तरह की चीज़ों को समझने आंकने में। मैं महेश आर्या जी के पास में आऊँगा, इसके बाद मैं संदीप जी के पास आना चाहूँगा। महेश आर्या जी, एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात है कि हारने के बाद भी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है कि हम सरकार के कामों पर नज़र रखेंगे, जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। सरकार कैसे काम करेगी, मंत्रिमंडल उसका कैसा होगा, फिलहाल तो समझेंगे कुछ समय के बाद। लेकिन आप लोगों को लगता नहीं है कि योगी सरकार 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से काम की, उसके आधार पर जनता ने भरोसा किया, एक बार फिर से भरोसा किया, तो सरकार के अंदर उत्साह और जोश अधिक होगा एक से एक अपने वादे को पूरा करने के लिए। तो उस वक्त आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोग का एक राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है, संकट में आ गया है? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले ही हमने बता दिया कि देखो संविधान ने ये अधिकार दिया है सभी दलों को कि वो जनता में जाएं और अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और जनता को प्रभावित करें। उसके बाद जनता उनको जनादेश देती है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश दिया है जनता ने, तो मैं समझता हूँ कि अभी उनको जो कहते हैं 24 करोड़ या 25 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की, वो उनकी सरकार, अगर बीजेपी की सरकार बन के काम करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल उठेगा। और जिस तरह से पिछली सरकार में योगी जी ने जो मंत्रिपरिषद में काफी दागदार लोगों को मंत्री बनाया, तो उस पर भी हम लोगों की सबकी नजर है, आपकी भी हमसे पहले नजर होगी कि 11 मंत्री वो हैं जिनको हार का स्वाद चखना पड़ा है, इनकी सीटों की संख्या भी कम की है। तो जनता जनार्दन है और वो पूरी तरह से सब पे नजर रखती है। और जो इनका संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया है, तो पिछली बार भी जब एक बार इनके नेता मुकरते हैं और बोलते थे मैं तो जो चुनाव में बातें किए जाते हैं तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, जुमला। तो इस तरीके से कहें तो इनको याद दिलाने का काम करेंगे, वो जुमले आपने किए हैं और आपने संकल्प दिया है तो उनको पूरा करें। जनता के लिए यही हमारा मैंडेट है, तो जनता के हितों की लड़ाई लड़ना, उनके लिए पूरी तरह से हम लोग जो है संघर्ष करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ महेश आर्या जी। ये तो ठीक है, बीजेपी क्या करेगी, कैसे सरकार चलाएगी, इसका अपना मसला है। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने कई पार्टियों से गठबंधन किया, अभी तक मैं जो देखा हूँ कि गठबंधन के बाद अगर आपकी पार्टी हार जाती है तो फिर गठबंधन साथी से मिलना तक आप लोग पसंद नहीं करते, या फिर आप लोग का रिश्ता खत्म हो जाता है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीएसपी की बात करें, जो अनुभव मेरा रहा आपको भी पता ही होगा। इस बार क्या ओम प्रकाश, राजभर या फिर जयंत चौधरी ये सब बर्दाश्त हैं, अब साथ में चलेंगे, या फिर 2, 4, 10, 15 दिन के बाद जब अखिलेश यादव थोड़े से मतलब ठीक ठाक पोजीशन में आ जाएंगे, कुछ कहने की स्थिति में आ जाएंगे मीडिया से, तो ऐलान कर देंगे कि समाजवादी पार्टी अकेला ही चली है, अकेला ही चलेगी, बीच बीच में जो आ जाते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी का जिस तरह से नाम है उसी तरीके से काम ही है। हम सभी कहाँ काम है सर, यही आप नेता हैं, बोल दीजिए। मैं आप बोली उठा देते हैं, नेता है तो बोलिए, अपनी पार्टी की जितनी तारीफ कर लीजिए आप। देखिए आप अभी जो अपनी भूमिका सही रखिए, आप लोग जो है अपना विपक्ष का और हम सही कर रहे हैं, सवाल करने चाहिए सरकार से। सबसे ज्यादा सरकार करती है, मीडिया पे सवाल कितना उठाते हो आप लोग, है ना? नहीं, हम आप लोग का तो लग रहा है 20-25% वोट इसी में चला गया कि कुछ कोई काम धाम है नहीं, मीडिया पे सवाल उठा दो, कोई सवाल उठे तो गोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हो आप लोग। आप भी थोड़ा सा
मेरी बात बोलिए सुनो, बोलिए जब बोलिए आपने बोलिए, सवाल नया किया तो जवाब समाजवादी दीजिए। बोलिए, नया समाजवादी बोलिए बोलिए, नया मैं समाजवाद बता है रहा आप लोग का, बोलिए। मेरा मैं भूल गया था नया समाजवाद- समाजवाद। मैंने पहले ही बोल दिया कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सभी वर्ग सभी साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और आप लड़ाई लड़ाने की बात मत करिए, अभी कड़वापन मत लाइए, मीठी मीठी बात करिए। हम लोगों के अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं है, हम मिलकर लड़े हैं, आगे है, भी अच्छी और बात है। मजबूती के साथ मिलकर लड़ेंगे और 2024 के लिए चुनौतियां फेस करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र के लिए, क्योंकि हम लोग जो पूरी तरह से यूनाइटेड होकर के तो संदीप दुबे जी मीठी मीठी बातें करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने महेश आर्या जी को लड्डू खिलाया तो खाए या नहीं खाए, बता दीजिए अब। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी है। हैं? मैं बोलूं? हाँ, आप ही पूछ रहे हैं संदीप जी। देखिए, महेश भाई को मैं दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और समाजवादी पार्टी में लोग हैं, इनको देख के लगता है कि सकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन रह रहे कि जो पुराना चले ही जाते, वो पुराने मोड में आ जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि परेशान होने की जरूरत। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सरकार की सुविधा की बात हो रही है, फिर भी जनता को उम्मीद करी रही है और जनता ने 5 साल आपकी आवाज में फिर प्रॉब्लम आ रही है। आप ना कुछ सही कराओ उधर, आपका ऑडियो बड़ा दिक्कत है। मैं जब भी बात करता हूँ संदीप दुबे जी, ऐसे ही आपकी आवाज आती कट कट के, या फिर लगता है बहुत दूर से बोल रहे हो। मोबाइल ले लो, मोबाइल पास में लो, मोबाइल से बात कीजिए आप, क्योंकि ऐसे तो बात ही नहीं हो पाएगी। आप क्या बोल रहे हैं तो महेश जी को समझ में आ रहा है ना, मुझे आ रहा है ना, उपाध्याय जी को समझ में आ रहा है, फिर कोई मतलब नहीं बनता है ना। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए, या तो मोबाइल में आपका प्रॉब्लम है कुछ, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के ऊपर 5 साल खड़ा हो रहे हैं, तभी चुना है, क्योंकि लोकतंत्र में जितने बिल जीता है जनता का, उसी को जनता वोट देती है। मैं कहाँ मना करता हूँ कि महेश जी अच्छी बात करें, हम तो कह रहे हैं कि वो बोले ना भारत माता की जय, वो बोले ना वंदे मातरम, वो बोले ना कि राष्ट्र सर्वप्रथम मेरे लिए। कौन उनको बोलने से रोका है? कोई भी विषय किसी को कहने बोलने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, खासतौर से उत्तर प्रदेश राजनीति में। तो आप भी अच्छी बात करें, लेकिन आप नहीं कह सकते वंदे मातरम, भारत माता की जय, तरह की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आप। चलिए भाई साहब, संदीप जी बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है। मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा ऐसे, बाकी हर लोगों को। क्या महेश जी समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं संदीप जी? कोई क्लियर हाँ, क्लियर कट नहीं। मैं इसलिए आप अपने तरफ से चीजें ठीक करो। मैं जब भी बात करता हूँ कुछ है वहाँ नेटवर्क इशू है आपके घर का, या फिर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। त्यागी साहब के पास हम आते हैं। त्यागी जी, एक बात बताइए, कांग्रेस मत ये सब सोचिए कि 2 सीट आया क्या आया। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका अगर सही ढंग से अदा करना चाहती है तो समाजवादी पार्टी का साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप लोग अभी भी हैं समाजवादी पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार? भले अलायंस नहीं हुआ आप लोगों का, लेकिन है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ चलेंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वैसे भी बीजेपी के पास समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आपको तो 2 ही सीटें आई हैं, बाकी पार्टियों का भी वही हाल है। फिर भी मामला ठीक है आप लोग का? देखिए, अब कृपया बोलने भी दें अगर आपने प्रश्न किया है तो। जी बोलिए। देखिए, इस समय जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अब चूंकि शपथ भी लेंगे तो इस समय कहना बहुत जल्दबाजी भी है, कहना भी ठीक नहीं है। बहुत तानाशाही लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी रहा है, पुराने साथी भी रहे हैं। सत्ता से लड़ाई होगी विपक्षी दलों की, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं एक साथ भी आकर बैठेंगे तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई होने वाली है वो ऐसे लोगों के साथ होने वाली है जो जनता के मुद्दों को तो पीछे धकेल देते हैं और धार्मिक राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे ले आते हैं। तो इन पे व्यापक प्रचार तंत्र है, IT सेल है, बहुत मजबूती का IT सेल है, जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो बड़े और वाजिब मुद्दे हैं उनको दरकिनार भी कर देते हैं। तो आप लोग तो उठाए तो थे, जनता ने बिलीव क्यों नहीं किया? बस हम साबित नहीं कर पाए, भरोसा नहीं जीत पाए जनता। यही बात है, ये आपकी कमी है। साबित क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब कि हमारी कांग्रेस रणनीति में कमी रही है। नहीं भाई साहब, मुझे लगता है कि रणनीति में कोई कमी नहीं थी। आपकी प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव थी, आपकी रणनीति बहुत अच्छी थी। आपकी पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं जम रहा है। ये जो है ना विश्वसनीयता की प्रॉब्लम, इसको ठीक कीजिए आप लोग। कैसे कीजिएगा मुझे नहीं पता, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। आपकी रणनीति भी अच्छी थी, आपकी नेता भी अच्छी थी, खूब मेहनत कर रही थी, लेकिन लोगों ने वोट इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं कि आप महंगाई पर समझा नहीं पाए, बेरोजगारी पर समझा नहीं पा रहे, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को लोग हल्के में लेने लगी है उत्तर प्रदेश में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक बार फिर से मैं आऊँगा संदीप दुबे के पास, लेकिन उससे पहले उपाध्याय जी के पास मैं आता हूँ। उपाध्याय जी, एक बात बताएं, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो
या फिर कांग्रेस पार्टी हो या बसपा हो, इस चुनाव के नतीजे से किसको क्या सीखने की जरूरत है? देखिए, मैंने कहा ना, हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। जीतने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जनता की जो अपेक्षा है उनको पूरा करने की, तो विपक्ष में रह के भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि वो जनता की आवाज बने, जनता पर कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाएं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक गाड़ी के दो पहिए। जहां अच्छा हो रहा है वहां विपक्ष को तारीफ करनी चाहिए, जो भी सत्ताधारी दल है, सरकार है उसकी, कि हाँ वाकई में यहाँ इस फील्ड में अच्छा हो रहा है, और अपने सुझाव भी देने। अभी तक होता क्या है कि विपक्ष का मतलब है कि विरोध करना है, सत्ता पक्ष का मतलब है कि भी विपक्ष को भाव नहीं देना है। ऐसा नहीं है, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। विपक्ष को लगता है तो वो अपने सुझाव प्रस्तुत करे कि भी गरीबी कैसे हटेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, कोई रोड मैप है तो बताया जाए। और सरकार का जो भी सत्ता पक्ष है उसका दायित्व है कि विपक्ष को भरोसे में लेकर प्रदेश की जनता की नहीं, मैं सवाल कर रहा था उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी को क्या सीखने की जरूरत है, कांग्रेस को क्या सीखने की जरूरत है? बीएसपी वाले नहीं है तो उसके बारे में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, भले ही जीत गई हो वो। देखिए, सबको सीखने की जरूरत है। बीजेपी की भी सीटें डाउन हुई हैं, यानी विश्वास कम हुआ है। उप मुख्यमंत्री का हार जाना मौर्या का बहुत बड़ा एक धक्का कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बीजेपी को है, और बीजेपी को उस बात का एहसास है। मैं समझता हूं कि वो भी इस बात को समझते हुए कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेगी। और वही देखिए, समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया है, लेकिन जनता को ये भरोसा दिलाने में नाकामयाब रहे कि भाई दोबारा से गुंडागर्दी और जंगल राज नहीं आएगा। हाँ ठीक है, ये भी बात अगर ये भरोसा जनता में जगा लेते कि भाई नहीं, काली स्कॉर्पियो और काला फिर एक झंडा लगा के पार्टी का, और जो गुंडागर्दी का जो एक तजुर्बा, एक एहसास जो जनता के बीच में था, अखिलेश जी उसको खत्म नहीं कर पाए। और लोगों को लगता है ना उपाध्याय जी, लोगों को लगता है बड़ी गाड़ी उस पर किसी पार्टी का झंडा लगा दिए, नेताजी बैठे हुए हैं कुर्ता पैजामा पहनकर, आजकल तो कुर्ता पैजामा भी अलग स्टाइल में हो गया है ना। उस नेता को देखने के बाद जो आम जनता होती है ना, डरने लगती है कि नेता है या गुंडा है ना। इस तरह से घूरता है आते जाते लोगों को। पहले तो यही होता था, मैं देखता था 2012 से 17 में। इस वजह से इतना रेपुटेशन खराब हुआ समाजवादी पार्टी का, और इसके बाद भी इस पर ये लोग अगर वर्कआउट नहीं कर पाए, आगे जो 5 साल मिला है इन लोग को, तो इन लोग का पूरी तरह से मुहर लग जाएगा कि इन सब पार्टियों को लाना ही नहीं है दोबारा, है ना। जनता ने आपको इस बार थोड़ी सी चेतावनी दी है महेश आर्या जी, कि दे रहा हूँ सीट, विपक्ष में बैठो, कुछ करके दिखाओ, 5 साल मौका है तुम्हारे पास। लेकिन अगर 5 साल भी आप लोग ना वो झंडा स्टाइल, बड़ी गाड़ी, काला शीशा लगा हुआ और चश्मा लगाए हुए जो गुंडा टाइप के लोग जो बैठते हैं ना, उससे लोग, आम जनता डरती है। महेश आर्या जी, इस कल्चर को बंद करना पड़ेगा। आप तो खैर कर ही नहीं सकते हो आप, लेकिन जब था तो उस वक्त आप लोगों ने बहुत किया। तो ये सब कल्चर ना हो आगे डेवलप, सरकार बन भी जाए तब आपकी। हाँ बोलिए महेश आर्या जी, क्या बोल रहे हैं आप? पूरी बात को गौर से सुन रहा था, बहुत अच्छे इंसान है और वो पूरी बात को समझ रहे हैं कि जनादेश जो जनता ने दिया है, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी को भी अपने संभलने की जरूरत है, अपने आत्मचिंतन मंथन करने की जरूरत है, तो इस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बताया है। और आज वो निश्चित रूप से जो भारतीय राजनीति में इन सबकी जरूरत है। लेकिन जब एक देश का नेता जो 135 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री हो, उनका नेता हो, और जब वो किसी मंच से किसी के बारे में ऐसा नैरेटिव खड़ा करता है कि भाई लाल टोपी वाले गुंडे हैं, पहले से कह देना ये जितने लंबा डंडा उतना बड़ा गुंडा। तो आप लोग भी तो बोलते हो ना, ऐसा तो है। ये हमारी संस्कृति में तो नहीं है। देखो आप उनका भाजपा का पक्ष में शिकायत मुझे वहाँ होती है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो मुझे डिफाइन करेंगे। जब मीडिया के आप लोग करते हैं तब दिक्कत होती है। आपको मीडिया से दिक्कत है महेश आर्या जी? महेश आर्या जी, आप एक्सेप्ट कीजिए कि मीडिया से दिक्कत है, तो अगली बार मैं सोच के बुलाऊंगा आपको। नहीं, मुझे इसकी हर बार कुछ भी सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, मेरे ऊपर आ जाते हो।
नहीं, आज संदीप जा रहे हैं, संदीप आप बुलाएं ना मैं क्या बुलाएं, पूछ रहा हूँ कोई आपको, दिक्कत मैं नहीं क्या करता। पूछ रहा हूँ, है ना, ये बिना मतलब का बेवजह वाली बात कर रहे हो ना आप। नहीं तो मेरे आप कह दो मेरे को कि मीडिया से मुझे दिक्कत है, तो अगली बार मैं बहुत सोच के बुलाऊंगा, आपकी बुलाऊं या ना बिल्कुल बुलाऊं, बिल्कुल, हमें बहुत है ना। बुरी है, समाजवादी हम पार्टी की जनता के बीच प्रवक्ता लोग हैं और जनता के प्रवक्ता बीच में अगर सवाल इतनी जवाब छोटी देते बात हैं। करेंगे ना, इतनी छोटी बात, इतने बड़े चैलेंजेस बात तो आपके देखिए, पास आप है, लोग कर रहे हैं, जो तो भाई बहुत भाई शर्म की प्रवक्ता बात है बैठे हैं, महेश आर्या जी। दो लोग आप बोल रहे मुद्दे हैं, पे तो बात वो कम अपना करना काम चाह रहे हो करेंगे। और मीडिया पे आप सवाल किसी ज्यादा तरह उठाना बात चाह रहे करते हो। हैं, बोलिए आप संदीप बात जी, करके बोलिए बात नहीं करने दे रहे हैं। संदीप अगर भाई आप साहब, बात भाई करेंगे, ये भी साहब डेमोक्रेसी का संयम पार्ट से है। बात करो और अब थोड़ा सा ना भाई अच्छे लैंग्वेज में देखिए, बात करो, डिबेट में बैठे हुए देखिए, हो, मैं कह रहा हूं है ना। कि मैं लोकतंत्र का आपसे पार्ट मैं है, आपसे सबसे ज्यादा बड़ा खराब मंच लैंग्वेज में होता बात है, कर सकता हूँ मीडिया। आपसे, लेकिन मैं मर्यादा मीडिया रख का रहा हूँ, ठीक है ना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। संदीप दुबे जी, जनता बोलिए की जरा, आवाज बोलिए, कहलाता है। काउंटर कीजिए, आपसे ही कुछ होता है। जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जनता ने इनके सारे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला गुंडागर्दी का डिफिनीशन, लेकिन अब समझने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करें। ये लोग नहीं समझेंगे, मैं तो अब ये क्या लोग कहें, जब समझना मैं ही बोल रहा नहीं मुझे बोलने नहीं मत दे कुछ रहे कीजिए भाई साहब, मुझे मत कुछ कीजिए, मुझे हमेशा बता ये दीजिए करते हैं और ये कि लोग आपको मीडिया से दिक्कत है, मैं सोच के बुलाऊंगा करते आपको। आत्मबल जो मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाता हूं कि आने के साथ मीडिया को गाली देने लगे, नहीं, क्या है ना। अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए, और ये बेकार का ना, बेकार का ठप्पा जो है ना पत्रकारों के ऊपर मत लगाया करो। बीजेपी का है, बीजेपी का है, तो समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस का है, वो जनता ने ठप्पा लगा दिया, जनता ने ठप्पा लगा दिया कि आप जनता के कितने करीब हैं। मुझे सब बोलने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अगली बार मेरे ऑफिस से कॉल आएगा ना आपको, तो आप बता देना कि मीडिया से हमको दिक्कत है, मैं नहीं बैठना चाहता हूँ, है ना। आने के साथ आपने गोदी मीडिया है, क्या वाहियात बातें करते हो महेश आर्या, क्या वाहियात बातें करते हो। पढ़े लिखे आप प्रवक्ता लग रहे हो और वाहियात बातें करते हो आप। बोलिए संदीप जी, बोलिए संदीप जी, बोलिए। जिस विषय पे बात हो रही है उस विषय पे बात नैया डूब गई आपकी। वो तो अभी कितना उदाहरण दो, रस्सी जलने के बाद भी ऐठन वही है। थोड़ा सुधारिए भाई साहब, क्यों मुझसे बोलवाते हो ये सब चीजें। अपने चैनल को आप भी सुधारिए, जवान को सुधारिए अपनी। मेरा चैनल बहुत निष्पक्ष है, मेरा चैनल इतना निष्पक्ष है ना कि मैटराइज और इंडिया वॉइस ने एग्जिट पोल किया था, और वो एग्जिट पोल में उतना ही सीटें समाजवादी पार्टी को आई और उतना ही सीटें बीजेपी को, जितना हम लोग ने दिखाया। इतना निष्पक्ष है हम लोग। तो बेकार का ना सवाल मत उठाया करो, बेकार का सवाल मत उठाया करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है हमारे कोऑर्डिनेटर से बोल देना कि मुझे मीडिया से दिक्कत है, तो हम लोग सोच के बुलाएंगे आपको, है ना। ये फालतू की बात मत करो, ये फालतू की बात मत करो महेश आर्या जी। आपके जैसा क्या होता है, आपके जैसा क्या होता है, आपके जैसा क्या होता है, क्या हो आप बताओ ना। बहुत बड़ी हैसियत है क्या आपकी, ये आपके जैसा क्या होता है। लैंग्वेज, कंट्रोल योर लैंग्वेज, है ना। कमांड योर लैंग्वेज मिस्टर महेश आर्या, ओके। कमांड योर लैंग्वेज, तरीके से बात करो। चलिए संदीप दुबे जी, बात कीजिए, बात कीजिए। नया समाजवाद है ना, नया समाजवाद। क्यों बात को तोड़ दे रहे हैं महेश आर्या जी, ये कोई नई बात नहीं है। जितने चैनल है अपनी कमियों का स्वयं मूल्यांकन करें। आप लोगों ने अपना मूल्यांकन नहीं किया, आपने अच्छी बात है, आप जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है, जनता आपके विषय को, आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेगी। अपना गरमा का ख्याल रखना चाहिए। हाँ ठीक है, वो समझते हैं हम अच्छे से महेश आर्या जी। आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कितने निष्पक्ष है ना। ये ठप्पा मत लगाइए कि मुझे कितना निष्पक्ष होने की जरूरत है, ठीक है। बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम लोग इतना निष्पक्ष है ना, जितना सीट बताया था ना, एग्जिट पोल में उतना ही आया आपको, है ना। ऊपर से आप निष्पक्षता की बात करते हो भाई साहब। जनता ने दूसरी बार रिजेक्ट कर दिया, तो कम से कम खुद को तो आत्ममंथन करो, करना क्या। पत्रकारिता सीमित नहीं होती है, पत्रकार और पत्रकारिता का धर्म है प्रश्न पूछना, चाहे वो सत्ता पक्ष। उपाध्याय जी, ये धर्म आप भी निभाते हैं, मैं भी निभाता हूँ। गाली आपको कोई देगा, आप सुनोगे यार उपाध्याय जी। सुबह से शाम तक देखिए, नहीं गाली देने नहीं, एक मिनट, मैं दूसरे तरह का पत्रकार हूँ, सुन लीजिए आप उपाध्याय जी। आपको अगर कोई गाली देता है ना तो सुन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे कोई गाली देगा तो मैं नहीं सुनता हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं कोई धीरू टाइप का पत्रकार नहीं हूं। सामने वाला अगर गलत बात करता है तो मैं गलत ढंग से भी उसको जवाब देने के लिए तैयार रहता हूं। चलिए आप लोग आए, निष्पक्षता भाई साहब। महेश आर्या जी कितने निष्पक्ष हो ना, जनता ने ठप्पा लगा दिया। बाकी गोदी मीडिया ऐसा है ना, समाजवादी पार्टी के गोदी में जो मीडिया वाला बैठना चाहता है बैठा लीजिएगा, ठीक है। मैं किसी की गोदी वोदी में नहीं बैठता, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ठीक है। मैं गौरीशंकर पत्रकार हूं और पत्रकार रहूंगा, निष्पक्ष हूं, और देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इस तरह की बेकार बातें मत करो, ज्यादा अच्छा होगा। और अगली बार से आप बता देना महेश आर्या जी कि मेरे को मीडिया से दिक्कत है, तो मैं सोच करके बुलाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, समय खत्म हो गया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।